नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार चलाई गोली, ड्रैगन को भी दी चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से ज्यादा मिर्ची, भारत कर रहा है बड़ी तैयारी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एलएसी को लेकर भारत के इस खास दोस्त ने चीन को दिया करारा जवाब, ड्रैगन को लग जाएगी मिर्ची। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं, टी20 विश्व कप से पहले हो सकता है बड़ा खेल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1/3 पाकिस्तान डूबा, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर, 1100 से ज़्यादा की मौत। 10 तस्वीरें आपको दिखाएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार चला दी गोली और ड्रैगन को दे डाली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच माहौल फिर गर्माता दिख रहा है। मंगलवार को ताइवान के सैनिकों ने पहली बार चीन के ड्रोन को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की है। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन लौट गया था। चीन का ये ड्रोन किनमेन आइलैंड्स के पास उड़ रहा था और ये द्वीप चीन से सटा हुआ है, लेकिन ताइवान का इस पर कंट्रोल है। हालांकि चीन ताइवान के साथ साथ इसको भी अपना ही हिस्सा मानता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से ज़्यादा मिर्ची, भारत कर रहा है बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की सेना इस साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाली है और इस अभ्यास की खबर से ही चीन लाल पीला हो रहा है। और उत्तराखंड के औली में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले 2 सालों से खराब चल रहे हैं। उधर ताइवान से उलझे चीन के इस अभ्यास से मिर्ची लगनी शुरू हो गई है और चीन इसका विरोध भी कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी को लेकर भारत के खास दोस्त ने चीन को दिया ऐसा करारा जवाब कि ड्रैगन को लग जाएगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत की सीमा पर चीन का अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर यूरोप के आक्रोश को भी समझने की जरूरत है। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को स्तब्ध करने वाला बताया। यूक्रेन पर रूसी हमले को पिछले 70 साल में दुनिया में सबसे गंभीर आक्रमण बताते हुए एकरमैन ने कहा कि उनका मानना है कि भारतीय पक्ष भी अच्छी तरह से समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं, टी20 विश्व कप से पहले हो सकता है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लग गया था जब उसके मुख्य गेंदबाजों में शुमार शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण एशिया कप 2022 से बाहर हो गए थे। कप्तान बाबर आजम ने इस बात को माना था कि शाहीन के बाहर होने से उनका गेंदबाजी आक्रमण कमज़ोर हुआ है। शाहीन के घुटने में चोट है और उसके इलाज के लिए वो लंदन रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं है, क्योंकि इस बाएं हाथ की गेंदबाज की चोट जैसे है उसे देखते हुए उनका इस साल अक्टूबर से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में खेलना मुश्किल लग रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1/3 पाकिस्तान डूबा, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हुए बेघर, 1100 से ज़्यादा की मौत। 10 तस्वीरें भयानक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और अब तक 1100 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 75 लोगों ने दम तोड़ दिया, 59 की हालत गंभीर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत अब एक मजबूत राष्ट्र, सभी खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित, रक्षा मंत्री का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल गया है, जो सभी प्रकार के खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 30 अगस्त 2022 को राजस्थान के उदयपुर में एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने
सशस्त्र बलों में एक नया विश्वास जगाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, न ही उसने 1 इंच विदेशी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन अगर कोई भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पिछले 8 वर्षों का परिणाम है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। अब हमारे सशस्त्र बलों ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 19 में बालाकोट हवाई हमले किए हैं, तो हमने आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटिश काल की एक और परंपरा का अंत, पीएम मोदी करेंगे भारतीय नौसेना के निशान का अनावरण। जी हाँ दोस्तों, पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसे हरी झंडी दिखाकर नौसेना में शामिल करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ वो नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण करेंगे, जो ब्रिटिश काल के अतीत को दूर करते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। ये मुद्दा प्रधानमंत्री के दिल के इतने करीब है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने अमृत काल में नए भारत के लिए 5 प्राण के रूप में एक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत की स्थापना की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने ब्रिटिश काल के अतीत के बोझ को उतारने की कोशिश की है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार इस दिशा में कई कदम उठा चुकी है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन, शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे, जो घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे की असल ताकत पर भाजपा की नजरें, गणेश उत्सव पर मुंबई जा रहे हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर साल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई जाते हैं और इस बार भी वो 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं। बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। ऐसे में शाह की मुंबई यात्रा के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि शाह की इस यात्रा का जो प्रमुख राजनीतिक एजेंडा होने वाला है वो है बृहन मुंबई नगर निगम के आगामी चुनाव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में हाहाकार, सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा, 234 लोग अरेस्ट। यहाँ दोस्तों, चीन में बैंकिंग सिस्टम घोटाले की भेंट चढ़ गया है और यहाँ अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी उजागर हुई है, जिसके चलते बैंक ग्राहकों का जमा फ्रीज कर दिया गया था। और बीते दिनों प्रदर्शनकारी भीड़ के आक्रोश को देखते हुए हेनान प्रांत में बैंकों के बाहर तोपों की तैनाती की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जांच के बाद एक साथ 8 बैंकों पर एक्शन, आरबीआई ने सभी पर ठोका जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने एक साथ 8 सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की है। बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण इन सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक की गाज गिरी है और इनके ऊपर सेंट्रल बैंक ने 55 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी 1 से 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल में कई प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। इंडियन नेवी को मिलेगा INS विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे और 1 सितंबर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री कोचिन हवाई अड्डा के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकराचार्य भूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत के गढ़ पर बीजेपी की नज़र, जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की बैठक, आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की सियासी गलियारे में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हलचल मचनी शुरू हो गई है और इसी बीच गहमा गहमी के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान सामने आया और ये बयान प्रदेश अध्यक्ष का 8 से 10 सितंबर के होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक को लेकर सामने आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की होगी तैनाती, सियाचिन की चोटियों पर भी करेगा लैंडिंग, फ्रंट में लगी है गन। जी हाँ दोस्तों, HAL ने जिन स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तैयार किया था अब उन्हें सेना में शामिल करने का समय आ गया है। जल्द ही जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। रुक करते हैं अगली भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव, बिगड़ते रिश्ते, फिर भी साथ में युद्धाभ्यास करेगी सेना। वोस्टॉक 2022 में 50,000 सैनिक लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रूस ने सोमवार को कहा कि वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास 1 से 7 सितंबर तक सुदूर पूर्व और जापान सागर में
विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसमें चीन, भारत और कई अन्य देशों के 50,000 से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक बयान में कहा कि 1 से 7 सितंबर तक ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 7 प्रशिक्षण मैदानों पर और ओखोत्स्क सागर एवं जापान सागर के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन के आगे के संबंधों को तय करेगी सीमा की स्थिति, विदेश मंत्री का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध और तनाव के बीच कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और एशिया के भीतर अंतर्विरोध के प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पथ पर लौटने और टिकाऊ बने रहने के लिए संबंधों को 3 चीज़ों पर आधारित होना चाहिए: पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि सीमा की स्थिति आगे संबंधों को तय करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहराता जा रहा है विवाद, खराब हो सकते हैं दोनों देशों में हालात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पहले ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद है और तालिबान पाकिस्तान पर भारी पड़ता आया है और अब ये फहरिस्त और आगे बढ़ गई है। दोनों के बीच अब उभरा ताज़ा विवाद इन सभी से कहीं अधिक बड़ा है। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी ड्रोन को अपने यहाँ से उड़ान भरने की मंजूरी दे रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी ड्रोन से अफगानिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस तरह के आरोपों का खंडन कर तालिबानी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। दोस्तों, आपको बता दें कि अल-कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को 31 जुलाई को अमेरिका ने एक ड्रोन लॉन्च की गई मिसाइल से मार गिराया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनआईए ने लश्कर के नार्को टेरर मॉड्यूल का हैंडलर किया गिरफ्तार। सीमा पार से आती थी नशे की खेप और हथियार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लश्कर तैयबा के नार्को टेरर मॉड्यूल के एक हैंडलर को गिरफ्तार किया है। ये मॉड्यूल सीमा पार से हेरोइन और हथियारों की तस्करी करता था और उसकी बिक्री से मिलने वाले पैसों का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करता था। अब तक इस मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए के अनुसार कुपवाड़ा जिले के टंगधार इलाके के अमारोही गांव निवासी अब्दुल रऊफ बदन को सोमवार को छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। वो सीमा पार से हथियारों, हेरोइन तथा नकदी हासिल करता था। नियंत्रण रेखा पर टंगधार के अमारोही से वो इन सामानों को हासिल करता था और सब्जी लदी गाड़ियों में इसे आगे तक ले जाता था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत 64 नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी को मंगलवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक तरफ पार्टी गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी से नेताओं को इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी समेत 64 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की घोषणा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा को मिल सकता है 1 साल का विस्तार। लोकसभा चुनाव से पहले नए अध्यक्ष पर हो रहा है मंथन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल का विस्तार मिल सकता है। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव टालने और लोकसभा चुनाव से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव कराने पर मंथन हो रहा है। विस्तार के लिए कोरोना महामारी के कारण अपने कार्यकाल में नड्डा को काम करने का अधिक अवसर नहीं मिल पाने का हवाला दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नड्डा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं हो पाया है और मंथन का सिलसिला जारी है। दरअसल इन चर्चाओं को इसलिए भी बल मिला है कि हैदराबाद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पूर्व पार्टी के एक शीर्ष नेता की टिप्पणी नड्डा के पक्ष में थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महात्मा गांधी के बाद पीएम मोदी में लोगों से जुड़ने के बेजोड़ क्षमता, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र
एकमात्र नेता है जिन्होंने भारत की जनभावनाओं को समझा है। वो ऐसे नेता हैं जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। ये बातें रक्षा मंत्री ने सोमवार को अजय सिंह की पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी के विमोचन के मौके पर कही। पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी के विमोचन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि अजय सिंह द्वारा लिखी गई ये किताब पीएम मोदी के जीवन पर नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने की उनकी बेजोड़ क्षमता पर लिखी गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विचारधारा से समझौता किए बिना अपने नवाचारों से भाजपा को चुनाव जीतने वाली मशीन बना दिया है। भाजपा की विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं ने पिछले 8 वर्षों में पार्टी की अजय यात्रा में योगदान दिया, लेकिन इस कंसेप्ट को लोगों तक ले जाने और उनका विश्वास जीतने की मोदी की रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास, किसानों से लेकर पीजीआई के कर्मचारियों तक के लिए गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की आज यानी मंगलवार को एक अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। योगी कैबिनेट ने लखनऊ पीजीआई में कर्मचारियों के 7वें वेतन मान को लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इतना ही नहीं, गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि लोक भवन में सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उनसे किसानों के साथ साथ पीजीआई के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। लद्दाख में बाज नहीं आ रहा चीन, अब एलएसी के पास भारतीय चरवाहों को रोका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच माहौल एक बार फिर गर्म होता दिख रहा है। एलएसी के पास देमचोक में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय चरवाहों को रोकने का मामला सामने आया है और ये घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये घटना देमचोक के पास मौजूद चरगाह की है और इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई थी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई बैठक के बाद मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है, लेकिन दोनों देशों के सैनिक देमचोक के पास मौजूद चारागाह पर नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका को लेकर चीन के बयान पर भारत ने जताई आपत्ति, चीनी राजदूत को जमकर लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन में श्रीलंका को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के चीन के आरोप पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि कोलंबो को अब सहयोग आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हो जाइए तैयार, अगले संडे को फिर हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में महामुकाबला। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 28 अगस्त को दुबई के मैदान पर एक महामुकाबला खेला गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर में लोग अपने अपने टीवी सेट्स के सामने थे। मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा रही थी और ऐसा ही रोमांच आपको अगले रविवार यानी 4 सितंबर को भी देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है। दरअसल एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने कुछ इस तरह का शेड्यूल बनाया है जिससे पूरी तरह लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत एक बार फिर होगी और ये मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। यहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक बार फिर से भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप के T20 मैच के महामुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार के बीच भारत से खाद्य पदार्थ मंगाएगा पाकिस्तान, पीएम मोदी ने बाढ़ के हालात पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू कर सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त भयंकर बाढ़ और खाद्य कीमतों में वृद्धि से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलेंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर हैं, इसीलिए वह भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों का आयात करने की योजना बना रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि सरकार भारत से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पर विचार कर सकती है। पड़ोसी देश में बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है।
आपदा की वजह से बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बाढ़ की वजह से 1100 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार कम करने का फैसला लिया था। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को काफ़ी कम कर दिया था। और इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज के मंत्री का बड़ा दावा, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों जमकर राजनीति हलचल देखने को मिल रही है। शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री के बयान ने इस हलचल को और भी तेज कर दिया है। मंत्री का दावा है कि 2023 तक कांग्रेस में केवल 25 से 50 विधायक ही बचेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और उनके इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मंत्री पहले भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो की घोषणा, दिवाली तक 5G शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक समूचे भारत को मिलेगी सेवा। जी हाँ दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि इस दिवाली तक देश 5G सेवा शुरू कर देगा और दिसंबर 2023 तक समूचे भारत में ये सेवा उपलब्ध होगी। नई और बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G प्रौद्योगिकी लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रिलायंस 5G सेवा की शुरुआत पर 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रमुख शहरों में इस साल दिवाली तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बेहद सस्ता 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल के साथ काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर आर्थिक तनाव है, बढ़े हुए भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक जोखिम से अनिश्चितता की स्थिति है। वैश्विक संकट के बीच भारत वृद्धि एवं स्थायित्व के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने